shown in figure 2.1 is about to be launched. The total mass of the rocket and its full load of fuel is 2.8 into 10 raised to power 6 kg. The constant force provided by the rocket motor is 3.2 into 10 raised to power 7 Newton. Calculate the total weight of the rocket. जी, W equals mg. टोटल मास कितना है बेटा? बेटा 27 मिनट लेट हैं आप, 27 मिनट्स। कितना वेट बन रहा है बेटा? क्यों भाई, क्यों लेट हो यार आप? सो रहे थे? 2746 यहाँ पे एक बटन होगा ENG का, ENG बटन प्रेस करें, आपको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएगा। या 2.7475 कर लें, बल्कि तीसरा डिजिट जो है ये बेटा। सर आप CI से पहले ये करवाएंगे कैलकुलेटर वाली ट्रिक्स? जी जी, 2.75 इंटू ये 1 2 3 4 5 6 और ये बेटा जी 7, तो 2.75 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट। अब ये बेटे कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द रॉकेट मोटर जो है ये किस साइड पे एक्ट कर रही है? गुड, ये अपवर्ड्स है बेटा। F अपवर्ड्स कितनी है? 3.2 टाइम्स 10 टू द पावर 7 न्यूटन अपवर्ड्स है। और बेटा जी वेट जो है जो कि डाउनवर्ड है विच इज 2.75 टाइम्स 10 पावर 7 न्यूटन। सो F नेट किसके बराबर होता है? तमाम फोर्सेस का सम। सो कैन आई से F अप प्लस माइनस W, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना। अगर सेम होता तो मैं सिंपली W कर देता, क्योंकि F नेट का मतलब होता है सम, तो सम होता हुआ नजर आना चाहिए, अदरवाइज फिर बचा कहेगा कि भाई ये तो माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। सो इसको सॉल्व करेंगे। कितना बेटा? सो 4.5, ठीक है। पेपर में अगर आपके पास लेट्स सपोज कैलकुलेटर नहीं है और भूल गए आप गलती से घर पे, तो जितना ये आंसर ऊपर आया ना 45 और 50 भाई यही लिखें, ठीक है। ज्यादा उस चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई मैं साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगी तो नंबर कट जाएंगे। एटलीस्ट यू रोट द राइट आंसर, बजाय इसके कि फाइनल आंसर आप गलत कर। वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। वैसे अगर हम पूरी क्या कहते हैं वर्किंग और आंसर भी हमें मिले लेकिन रिजल्टेंट फोर्स के सामने नहीं लिखे तो सर उसके मार्क्स मिलते हैं? नहीं, अगर आपने फाइनल आंसर लिख लिया तो ठीक है, मेरे ख्याल में उसके कोई मार्क रिडक्शन मेरा नहीं ख्याल उसमें को पास होती है। आंसर आपने लिख लिया तो इट्स फाइन। वर्टिकल एक्सेलरेशन आपको पता है F नेट किसके इक्वल होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय मास, हाउ मच इट वाज? 2.8 टाइम्स 10 पावर 6 kg। And what's the answer? 1.60। नहीं, कैसे? 6 तो 6 तो कैंसिल हो गया, दिखाओ। अच्छा, अब बेटे एक जहन में रखनी है बात, कभी भी इस तरह से आपने नहीं करना। अगर इस तरह कर रही हो तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखो, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखो, या अगर नहीं तो फिर फ्रैक्शन है इस कैलकुलेटर में तो ये तो ब्लेसिंग है आपके ये, ठीक है। ये कैलकुलेटर डी मैथ्स को चेक करता है। 1.607 इट वुड बी 1.61 3, मैक्सिमम 3, इससे ऊपर नहीं जाना आप। फर्ज करें 1.612 आ रहा होता तो 1.61 लिख लेते, 1.645 आ रहा होता तो 1.65 कर लेते। अगर 1.69 आ रहा होता और बाकी सारे सवाल में क्वेश्चन 2 सिग्निफिकेंट होते तो मैं इसको 1.70 कर देता, ठीक है। मतलब मजबूरी होती कि 3 ही करने हैं, या 1.7 आंसर आया
और 3 लिखने जरूरी है, तो 1.70 कर देगा। Suggest why the acceleration of the rocket increases as it rises above the earth surface। याद है इसकी डिस्कशन हमने की, आप बताओ। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन बढ़ क्यों रही है? एनीवन एल्स? रॉकेट की डेंसिटी नहीं, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। As fuel of the rocket is consumed quickly, as fuel of rocket is consumed and acceleration is directly proportional to mass, inversely proportional to mass। जी कैसे पता लगता है? जो फॉर्मूला है ना एफ नेट इक्वल्स एम ए, जो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो हमेशा इनवर्स होती हैं। ठीक है, मतलब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बस एक नंबर का सवाल है, इतना लिख देना काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है इसीलिए हम उसको नहीं छेड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रैम्पोलिन वाला, जो चीजें अभी तक हमने की हैं वी आर जस्ट डूइंग दोस क्वेश्चंस। अच्छा अब आते हैं जी इस तरफ। mass is a scalar quantity, state another scalar quantity। एनर्जी टाइम ऐसा ही बेस क्वांटिटीज याद है, वो सातों की सातों स्केलर है, वो सातों की सातों स्केलर है। तो टाइम ले लें, और डिस्टेंस है। पेपर में आपने एक लिखनी है, मैं आपके लिए अलग अलग लिख रहा हूँ। और एनर्जी आप क्या कह रहे हो? मैथ हो गया, मैथ तो उसने बता दिया। तो मोल कर लें, बल्कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में ही आ जाता है। अच्छा इसके बाद एनर्जी लिख लें, पावर लिख लें, टेम्परेचर लिख लें। वेक्टर क्या है बेटा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं अतीब? ग्रेविटी भी है। मुझे बताओ अतीब, डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या फर्क होता है? पॉजिटिव क्या होती है? मुझे सिर्फ सादा अल्फाज में बताओ। लेट्स सपोज मैं एक लेमैन हूं, मुझे नहीं पता, मुझे सादा अल्फाज में बताओ कि डिसेलरेशन में वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी भाईजान। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। डिसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम होगी। यहाँ जाके पढ़े हो बेटा? अल्लाह देख रहा है, देख है, हम तो नहीं देख रहे, लेकिन चलो फिर पढ़ रहे हो तो फिर बताओ ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बोट। मास इतना है, रिजल्टेंट फोर्स इतनी है। एफ नेट इक्वल्स एम ए। एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे अतीब, जल्दी बोलो। आप बताओ सम ऑफ ऑल क्या है? ये लेंगे 290,000 एफ नेट है। क्या है? 50 है, और कुछ है 50 के साथ? के क्या होता है? किलो क्या होता है? 10 टू द पावर 3, या सिंपली आप इसके साथ 1000 लिख सकते हैं। आप लोगों को अगर लगे ड्यूरिंग द लेक्चर, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के, आपको ये नहीं आता, कॉपी के एंड पे ना वो कीवर्ड लिखो, घर जाके उसको फिर पढ़ो कि भाई ये मुझे नहीं आता। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका होता है ताकि आपको पता हो कि भाई आपको कौन सी चीज नहीं आती लेक्चर के अंदर। तो टेस्ट होता है, कोई पेपर होता है, तो उसमें जाने से पहले वो आप उन पॉइंट्स को देख के जाएंगे लाजमी, क्योंकि आप वो भूल जाते होते हैं। तो चलें बताएं आंसर क्या है। 0.17। So what would I write? 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटे,
क्वेश्चन नंबर है 6 सी। अच्छा, वो तमाम तर क्वेश्चंस जिसमें एंगल 90 नहीं है वो क्वेश्चंस आपने नहीं करने, ठीक है? ये सिलेबस में से निकल गए हैं। ये रिजल्टेंट है, दो वेक्टर आपस में 90 होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट जो जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, रिजल्टेंट निकालना होगा, बट दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री होने चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ। अच्छा, अब ये वाला 90 है। नाउ वी वुड डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन पढ़े जरा, शाबाश, जरा करो यार, तुम कर लो। Figure 4.1 shows the top view. सर वो ब्लैक हो गई इसकी। टॉप व्यू ऑफ टूरिस्ट व्हीकल इन अ गेम पार्क एंड टू एलिफेंट्स पुशिंग अगेंस्ट द व्हीकल. द टू फोर्सेस इंडिकेटेड आर एट राइट एंगल्स to each other. In the space below, draw a scale vector diagram to determine the magnitude of the resultant force. Label the two forces applied and the resultant and clearly state the scale you use. ठीक है, अब आपने पेपर में क्या करना है, आपने देखिए 4 किलो न्यूटन राइटवर्ड्स है, 6 किलो न्यूटन अपवर्ड्स है। तो बेटा मैंने स्केल यूज करना है। स्केल को क्यों यूज करते हैं? मेरे पास 4 किलो न्यूटन का मतलब है 4000 न्यूटन फोर्स है, तो मैं 4000 सेंटीमीटर तो नहीं ना ड्रॉ कर सकता, मतलब वो तकरीबन 40 मीटर बन जाएगा, आपके पास बहुत बड़ी जगह बन जाएगी। तो ये आपके पास 6000 न्यूटन है। तो बेटे हम क्या करेंगे, हम इसको 6 सेंटीमीटर रखेंगे। दिस इज 6 किलो न्यूटन। अब आपने क्या करना है, थैंक यू, एक साइड पे बेटा आपने फोर्स लेनी है, एक साइड पे लेंथ लेनी है। तो अगर फोर्स आपके पास 4 किलो न्यूटन है, इसको आप 4 सेंटीमीटर ले लें, और अगर आपके पास फोर्स 6 किलो न्यूटन है तो बेटा इसको आप 6 सेंटीमीटर ले लें। तो अगर 6 किलो न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड्स है और 4 किलो न्यूटन आपके पास हॉरिजॉन्टल है। अब मैं ये चूंकि स्केल के साथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? आपने यहाँ पे क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल सिर्फ उस सूरत में आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज या सिंपली दोनों टिप टू टेल मैनर में अरेंज हुए। आप 6 की टिप पे 4 को रखें या 4 की टिप पे 6 को रखें, आंसर सेम आएगा। अच्छा, कैन आई से कि मेरे पास 6 अपवर्ड जा रहा है, 4 राइटवर्ड जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। सो रिजल्टेंट बेटे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द रिजल्टेंट। आप फिर इसको स्केल से मेजर करेंगे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? कर सकते हैं, एग्जामिनर ने बेटा बोला है स्केल के साथ करना है। स्केल का मतलब ये है आप बेशक करके आंसर फाइनली निकाल लें। अब इस केस में क्या होगा कि मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, बट लेट्स सपोज इसकी लेंथ फर्ज करें इसकी लेंथ आती है 7, लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 7 लिख लूंगा, और सर मुझे नहीं पता पैथागोरस कितनी होगी, और फिर x क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 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 और इसको कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है? तो इसको 6 के साथ भी कर सकते 6 के साथ भी कर सकते हैं, स्केलिंग फैक्टर एक जैसा है, कोई इशू नहीं है। रिजल्टेंट लेते हैं जी इसका। इट इज 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, which is going to give you 52। 7 7 are 49, 7.4 something, 21, 7.21 किलो न्यूटन्स। हाँ, नहीं, किलो में आंसर करना। उसने नीचे जगह दी हुई है, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता, आपने नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है? और यहाँ पे आंसर लिख लेना है 7.21 किलो न्यूटन। इज दैट क्लियर जी? यहाँ तक सर कोई ऐसी पैथागोरस थ्योरम से ये आया है ना? पाइथागोरस से है, लेकिन स्केल डायग्राम का मतलब है कि एग्जामिनर क्या करेगा, जब आपका पेपर स्कैन होगा उसके पास ट्रांसपेरेंसी शीट होगी, उसके ऊपर पेपर के ऊपर सवाल सॉल्व हुआ होगा, वो अपनी शीट उठा के आपके पेपर के ऊपर रख देगा। एक यहाँ पे जो बहुत मुश्किल जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है बच्चे को लगता है भाई मैं 6 यूं ड्रॉ कर लूं, 4 यूं ड्रॉ कर लूं, या 6 को यूं कर लिया, 4 को यूं कर लिया। ये काम आपने नहीं करना पेपर। जो डायरेक्शंस हैं यू आर नॉट अलाउड टू चेंज देम, क्योंकि इस तरह तो अब मेरा जवाब आ रहा है इधर,
इस तरह किसी का जवाब इधर आएगा, किसी का इधर आएगा, किसी का इधर। तो ये तो मतलब आप समझिए लाहौर में फिर रहे हैं आप, इससे पूछेंगे कोई पता बताएगा, कोई पूछेगा कोई पता। लाहौर का है अपने से कोई? ठीक है, नॉर्मली लाहौर जाते हैं तो वो पता भी ठीक नहीं बताते। ठीक है, तो वो सोचते हैं आप फिर घूमते रहेंगे। मैं लाहौर का नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ हो चुका है एक बार। मेरे दोस्त एक दफा गए लाहौर, तो वो उतरे बस अड्डे पे, तो उन्होंने कहीं जाना था रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन बस अड्डे के बिल्कुल पीछे करके थी। तो उसने पूछा कितना किराया, हालांकि वो पैदल का रास्ता था, उसने मांग लिया 1000-1200। वो घुमा घुमा के पूरे शहर में घुमा के पीछे ले आया। अच्छा, फिर वो जहाँ वो घूमते घुमाते जब गए तो फिर वही होटल सामने, तो उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, तो तुम्हारी कोई और ब्रांच? उसने कहा नहीं ब्रांच नहीं है, कहते यहाँ से गाड़ी में बैठे थे। उसने कहा हाँ। क्या भाई आप घुमा के पीछे उसमें लॉस है, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो अच्छा जी, अभी आप इसमें मियाँ वाली के हैं? जी बेटे, वहाँ लोग ऐसे नहीं करते। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग लाइक लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पे होता है, मरी में भी ऐसे होता है। मरी आप चले जाए तो गलत बात है, जो कि बहुत गलत है। मशरा इमानत होती है, अगर किसी से रास्ता आप पूछते हैं तो आपको ठीक बताना चाहिए। ठीक है, तो खैर खुद ही गुनाह मिलेगा। अच्छा जी, अब कौन सा क्वेश्चन करें भाई जो रेलेवेंट हो? जस्ट वन सेकंड, मोमेंट से क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर। चलो भाई ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें दोनों कवर हो जाए। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर कैसे डिफर करती है वेक्टर से? डायरेक्शन ही clear. अच्छा, स्केलर्स Vector has a magnitude and a direction. scalars have magnitude and unit, or beta vectors have magnitude, unit and डायरेक्शन। दो स्केलर बताने हैं आपने इसमें से। Force and impulse. माशाल्लाह दोनों ही गलत बताए हैं आपने, एक एनर्जी है और एक टेम्परेचर है। फोर्स वेक्टर है, Sir, वो vector का what is scalar? स्केलर सर फोर्स नहीं मेजर हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भैया? उसमें डायरेक्शन होती है, सिर्फ इसलिए हम उसको वेक्टर कहते हैं। अब देखें, मैं फर्ज करें ये चेयर है, मैं कहता हूँ इस पे फोर्स लगाएं। आपके 3 क्वेश्चन होने चाहिए, सर कितनी फोर्स लगाऊं, किस डायरेक्शन में लगाऊं, लाइक न्यूटन्स में लगाऊं, किलो न्यूटन में लगाऊं, मेगा न्यूटन लगाऊं, गीगा न्यूटन, कितने न्यूटन। तो 3 क्वेश्चन हो गए, लाइक पहला हो गया मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया यूनिट, तीसरा हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नहीं पता होगी तो हमें क्या पता। आपके फर्ज करें आपके घर में नौकर है, आप उसे कहते हो भाई एक कप उठाओ यहाँ से, तो पूछेगा ठीक है भाई उठा रही है, किधर रखना है? आप उसे बताएंगे भाई वो उस टेबल पे रखो, उसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं ना। तो अगर फर्ज करें कि आपको मैं कहता हूँ फोर्स लगानी है, तो किस डायरेक्शन में लगानी है? मोमेंट क्या है, इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। तो अगर फोर्स वेक्टर है तो फोर्स इनटू टाइम भी वेक्टर होगा। मोमेंटम क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अभी चूंकि हमने ये चीजें पढ़नी है, लेकिन जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर, एनर्जी, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है बेटे, इधर फोकस करो, शाबाश जी। क्वेश्चन बताओ ये कैसे होगा? A boat is moving at a constant speed. Sketch a distance time graph for the boat. मुझे सिर्फ ये बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की किस प्रॉपर्टी से आपको स्पीड मिलती है, ग्रेडियंट से या एरिया से? ग्रेडियंट से। Gradient से. ठीक है, अब वो कौन सी स्पीड मांग रहा है आपसे? Constant speed. कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या फर्क होता है? The constant is सर यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है ना सर, वो एक ही सीधी लाइन में होती है, मतलब बढ़ती रहती है या नहीं, डिक्रीज मुझे होती सिर्फ ये फर्क बताएं, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में क्या फर्क है? है। सर कांस्टेंट सेम है और यूनिफॉर्म या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। यूनिफॉर्म में क्या होगा? यूनिफॉर्म ये होगा कांस्टेंट। एक ही चीज है, इसको भी पता है।
जिसका भी लीस्ट इंटरेस्ट है उसको ऊपर। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही चीज है। सर ये तो गलत सवाल पूछना मेरे से। आप बोलो सेम है। मैंने क्या लिखवाया? कांस्टेंट, स्टेडी और यूनिफॉर्म, सर इसके आप तीन सर नाम। आपने सवाल मेरे से गलत पूछा था। सर आपने ऑप्शन देना था। सर आपने कहा था Option डिफरेंट दिए। क्या है? कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म जी। ये देखो ये बच्ची पढ़ना शुरू हो गई है, स्टडी। अब यहाँ पे बताएं कैसा ग्रेडियंट देखेगा? सर वो दरमियान में से लाइन होगी। 1 वन सर 1। ना 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 ना, इस वक्त सेम नहीं है। और 1 होगा। टू में तो डिस्टेंस कम ज्यादा हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है रेस्ट पे। इस 2 वाले सर में 1 होगा 1। 1 आंसर है इसका। क्योंकि देखिए इसके ग्रेडियंट से आपको क्या मिलती है? स्पीड। तो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट आपको यूनिफॉर्म स्पीड देगा ना बेटा। तो सर एरिया से क्या मिलेगा? इसके एरिया से कुछ नहीं मिलेगा, ये भी आपने लिखा हुआ है। आपने एक काम करना है, नोट्स पढ़ने हैं। ये लिखा हुआ है आपने कॉपी में जी। यस हाँ, ये कांस्टेंट स्पीड, स्टेडी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्पीड के लिए सेम वर्ड्स फॉर स्पीड। या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक ही बात। अच्छा भाई, ये कौन करेगा क्वेश्चन? ये करेगा जी बच्चा ये वाला क्वेश्चन। चलो भाई शाबाश। क्वेश्चन है आपके पास, एक बोट है और वो वेस्ट में जा रही है 6 मीटर्स पर सेकंड से रिलेटिव टू द वाटर। वाटर इज मूविंग साउथ 3.5 मीटर्स पर सेकंड। बताएं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अब सबसे पहले तो मुझे भाईजान ये बताना है आपने कि इधर क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से। नहीं नहीं नहीं, लेट हिम स्पीक। हाँ जी, नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा? वेस्ट। गुड। यहाँ क्या होगा? ईस्ट। और यहाँ क्या होगा? अगर जिनको नहीं पता उनके लिए ये आप उल्टा एस बनाएंगे, ये लफ्ज बनेगा न्यूज। वैसे ज्योग्राफी आयसन साहब से मोस्टली ने पढ़ी है, ये चीजें तो आपको आती है। ठीक है, अब आपके पास वेस्ट की डायरेक्शन में 6.5 मीटर्स पर सेकंड है और साउथ की डायरेक्शन में 3.5 मीटर्स पर सेकंड है। तो अब आपने ना स्केल्ड डायग्राम बनानी है। चूंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली वर्टिकल वाली लाइन क्या होगी। 3.5 सेंटीमीटर कर लें इसको, और एक ये वाली कर लें आप हॉरिजॉन्टली। इसमें इसलिए नहीं ना कर रहे बेटा कि ये इसको मैं बड़ा करूंगा ना तो ये इधर बड़ा हो जाएगा। सही, आर यू गेटिंग? इसलिए बेटे इसको नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसे हम करें। इधर आपने मेजर करना है, इट वुड बी 6.5 मीटर्स पर सेकंड। तो बेटे एक साइड पे मैं वेलोसिटी लिखूंगा, वेलोसिटी रेशियो लेंथ। वेलोसिटी बेटा कितनी है? इट इज 3.5 मीटर्स पर सेकंड और इसकी 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। सिमिलरली 6.5 मीटर्स पर सेकंड 6.5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्या करेंगे अब? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? लेफ्टवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, what would be the resultant? yes, ओके जी। उसने मांगा है साइज, और अब हमें एंगल भी निकाल के देना है उसको। सब पाइथागोरस से बेटा साइड निकलती है, एंगल नहीं निकलता। बताओ कैसे? वो कुछ और है, वो पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं है, वो तो साइन कॉस है। तो बेटे हमारे पास क्या आएगा? 3.5 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर 7.38। अब देखो मेरे क्वेश्चन के अंदर 3.5 था, 6.5 था, क्या मैं 7.38 लिख सकता हूँ? 7.4 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये एंगल निकालने के लिए क्या लगेगा? जो मर्जी लगा लें, साइन लगा लें, कॉस लगा लें, टैन, कौन सा लगाएं? साइन बच्चों को ज्यादा पसंद होता है क्योंकि वो इजी होता है। साइन थीटा बताएं क्या होगा? वैल्यूज बताएं। और ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स शिफ्ट दबा के साइन दबाना होता है, जिनको नहीं पता शिफ्ट दबा के साइन दबाना होता है।
28.22 degrees. So what would I write? 28 degrees away from west. वेस्ट से दूर जा रहा ना. यस, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है. डू यू नो दिस थिंग? बेरिंग्स क्लॉकवाइज, एंगल एंटी क्लॉकवाइज. क्लोजिंग रिमार्क्स. अच्छा बेटे, यहां आपने एक चीज जहन में रखनी है कि जो आपके पास एंगल होता है थीटा या डिग्रीज, वो पॉइंट्स में कभी नहीं देना आपको. वजह कि जो आपका प्रोट्रैक्टर पता है सबको क्या होता है? डी. डी. तो इस डी को आपने डी नहीं लिखना पेपर में, इसको प्रोट्रैक्टर लिखना है. एटीपी में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा. अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को सॉल्यूशंस भेजे हैं. मैंने कुछ 6-7 पेपर भेजे थे सॉल्व. देखें किसी ने जसारत की है उसको देखने की? अच्छा, तो सर मैंने देखे हैं सर. मेरी उम्मीद पे पूरा उठने आप. अच्छा, तो क्योंकि जो आपका लीस्ट काउंट होता है प्रोट्रैक्टर का वो 1 डिग्री होता है, आप उससे छोटी वैल्यू नहीं मेजर कर सकते, इसीलिए आप पॉइंट वाला फैक्टर उड़ा देते हैं. हाँ, अगर 28.5 या 28.6 होता तो मैं राउंड करके 29 कर लेता. दैट इज ऑल फॉर टुडे जी. टेक केयर एंड अल्लाह.